नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। चुनावी मौसम में एक बड़ा जोशीला गाना आया है। गाना ऐसा कि भुजाओं की मछलियां फड़कने लगें, झंडा लपक कर किले पर फहराने का जुनून। आप भी सुनिए। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्ह मशालच निवडा। लेकिन चुनाव आयोग इस गाने को लेकर संपूर्ण सेकुलर और निष्पक्ष हो गया। आमतौर पर चुनाव आयोग की सेकुलरता और निष्पक्षता विपक्ष के लिए ही सुरक्षित रहती है और मैं आयोग की इस आदिकालीन परंपरा का तहे दिल से सम्मान भी करता हूं। ये कोई बात तो हुई नहीं कि जिसके मन में आया अपने कुल देवी और नगर देवता का नाम जपने लगा। यह अधिकार देश में सिर्फ एक पार्टी को है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। चलिए इसी बात पर सब लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर प्रभु श्री राम का महामस्तकाभिषेक कर लीजिए। सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। दरअसल साहब के झोले में करतबों की भरमार है। ताली थाली, दिया बत्ती से लेकर फ्लैश लाइट तक, आप तो बस प्रभु कृपा का सुख प्राप्त कीजिए। तो बात हो रही थी कि हमारा जो चुनाव आयोग है वह कितना कानून का पाबंद और लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर समर्पित है। लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कोई भी विपक्षी दल भाजपा के लेवल में आकर प्ले करने की हिम्मत न जुटा सके। मसलन राम के नाम पर वोट मांगने का सिलसिला भाजपा में सीधे टॉप से शुरू होता है। साथियों, हमारी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में कोर्ट का फैसला भी आया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा होकर जय श्री राम हो गया। अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। लेकिन क्या मजाल कि चुनाव आयोग भाजपा के लेवल प्लेइंग में कोई विघ्न डाल दे। ऊपर से नीचे तक चुनाव आयोग को आईना दिखाने की परंपरा एक जैसी है। कुछ मौके तो ऐसे भी हैं जहां चुनौती सीधे आंख में आंख डालकर दी जा रही है। मसलन पहले चरण के लोकसभा चुनावों के लिए मतदान 19 अप्रैल को हुए। 18 और 19 अप्रैल को जब साइलेंट पीरियड चल रहा था, चुनाव आचार संहिता का प्रकोप चारों तरफ फैला हुआ था, उस वक्त भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल दम पे दम राम के नाम पर दे दे बाबा, राम के नाम पर दे दे कर रहे थे। इनकी करनी चाहे जो रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कथनी में कोई कमी नहीं है। संस्थाओं का मुहजुबानी सम्मान उन्होंने पूरा किया। ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा। मैं अभी अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो शायद कोई इसको गलत अर्थ में ले लेगा, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। कहने का मतलब जो हो रहा है खुलेआम हो रहा है। जहां मुहजुबानी काम नहीं चल रहा, वहां बदजुबानी से काम लिया जा रहा है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई आंखों की शर्म नहीं, एकदम चौड़े से। सुनिए महान भारत देश का महान प्रधानमंत्री बिना किसी संकोच के खुलेआम कैसे मुसलमानों का सम्मान कर रहा है। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? उतरती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। क्या मामला पहले ही चरण में अटक गया? मोदी की गारंटी का क्या हुआ?
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ऐसे कैसे हवा में फना हो गए? सीधे सीधे श्रीमान महोदय हिंदू मुसलमान पर आमादा हो गए। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। मेरा तो हमेशा से यही कहना है कि पत्रकारों को ज्योतिष नहीं बनना चाहिए। तथ्य जिस रूप में सामने आए उसी रूप में जनता तक पहुंचा देना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों को बता रहे हैं कि अगर विपक्ष जीता तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र बेचकर मुसलमानों को पैसा दे दिया जाएगा, और अगर वो खुद जीते तो सबके खाते में 15 लाख रुपए का 10 साल पुराना रेडीमेड वादा जस का तस आपके लिए रखा हुआ है। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। यह न तो हेट स्पीच है, न कम्युनल है, न मुस्लिम विरोधी है। मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। इसकी एक बड़ी वजह है, आप इसे खुला मुस्लिम विरोध कह रहे हैं, लेकिन हमारे चुनाव आयोग के भीतर न तो सेकुलरता की लहर पैदा हुई, न निष्पक्षता का कीड़ा कुलबुलाया। क्या वो आपसे कम समझदार हैं या आप उनसे ज्यादा काबिल हैं? लेकिन जैसे ही शिवसेना वाले उद्धव भाई ठाकरे ग्रुप ने गाने में भवानी का नाम लिया, आयोग ने कानून की किताब खोल दी। खैर, इन चोंचलों में क्या रखा है, असली बात है बोल बचन। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए। जी बिल्कुल, देश को आपके और हम सब के प्राण रहने तक वचन पूरा होने का इंतजार रहेगा। वचन का आलम यह है कि ICAR नाम की एक सरकारी संस्था ने बाकायदा प्रधानमंत्री जी के वचन को पूरा करते हुए 75,000 किसानों पर एक किताब छाप दी। ये वो किसान हैं जिनकी आय 2022 में ही 2 गुनी हो चुकी है, 2024 में तो शायद 3 गुनी या 4 गुनी हो गई होगी। हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो वर्ष 2022 तक अपनी आय 2 गुनी कर सके। हमारे रिपोर्टर ने इसकी पड़ताल की तो देखिए क्या पाया। सारी गलत है, सारी गलत है, बिल्कुल टोटल गलत है। तो आपकी आमदनी डबल नहीं हुई है? बताओ तो सही ना, आपका क्या कहाँ से हो गई डबल, वो बताओ, वो दिखाओ भाई, यहाँ आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। खेती तो हम 2011 तक कर रहे थे यहाँ पे, अभी तो 2011 में हमारी जमीन सेल परचेज होगी थी, उसके बाद में नहीं। तो 2011 के बाद आप खेती नहीं करते? हाँ, अभी उसके बाद में नहीं करते। 2011 के बाद का गलत है ये डेटा ही 2016-17 और 2020-21 का है। हाँ, तो ये गलत है। सबसे पहली बात तो मेरी उम्र ही झूठ है, मेरी उम्र है 18 साल। और दूसरी बात ये कि नहीं मेरे नाम पे कोई ज़मीन है, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में। देखो, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत दिया है। बेटे के पास एक खुड नहीं है और 8 एकड़ नहीं, केवल 8 बीघे ज़मीन है मेरे पास में। गलत है ये तो। आकाश तो खेती भी ना करता है, ये तो नौकरी करे। ये 100% झूठ है जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना कि खेती से कोई आमदनी बढ़ी और ना आय दुगनी हुई। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, जो हो रहा है खुले आम हो रहा है, बेलाग लपेट बिना आंखों की शर्म हया के हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस हफ्ते भी एक इंटरव्यू दिया। आने वाली 1 जून तक आपको इस तरह के इंटरव्यू नियमित मिलते रहेंगे। प्रधानमंत्री ठहरे राजनेता, वो अपने वोटरों को लामबंद करने के लिए दावे वादे करते रहते हैं। उन दावों और वादों को जांचने का काम पत्रकारों का है, लेकिन पत्रकार ही उनके साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा गाने लगें तो। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। यह प्रचंड भक्ति का दौर है। ठाकुर सुहाती का मौका लपकना एंकरों का कर्तव्य है। गारंटी जैसा शब्द सियासत में पहल विपक्ष ने इस्तेमाल किया, लेकिन स्मिता जी ने इसे मोदी जी के सामने थाली में परोस दिया। हमने एक गारंटी पहले दी थी
आपके साथ एक सपना देखा था, अब हम आपको 6 और गारंटी देना चाहते हैं। आज मैं खासकर बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं। अब आप कहेंगे यह तो जुबान पकड़ने वाली बात हो गई, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात दूसरी वाली है जो इसी इंटरव्यू के दौरान घटित हुई। प्रधानमंत्री ने यह दावा किया, अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है को ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। यहां पर कुछ वाजिब सवाल थे जो स्मिता जी को पूछने थे, पर वो क्यों करती। मसलन सिर्फ 6 महीने पहले क्या मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये बात नहीं कही थी? जनता के पास राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे का स्रोत जानने का मौलिक अधिकार नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में चंदा देने वाले को गोपनीयता का लाभ मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संविधान के अनुच्छेद 19(2) के दायरे में है, जो सरकार को मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। प्रधानमंत्री जी के दावे पर इसी तरह के कुछ और वाजिब सवाल बनते हैं। क्या आरटीआई के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदादाताओं की जानकारी आम आदमी हासिल कर सकता था? जवाब है नहीं। क्या विपक्षी दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदादाताओं की जानकारी मिल सकती थी? जवाब है नहीं। क्या सरकार को इसकी जानकारी मिल सकती थी? जवाब है हाँ। तो फिर इसमें पारदर्शिता कहाँ है? इस व्यवस्था में भेदभाव और बाह मरोड़ने की प्रबल संभावना थी या नहीं? जवाब है हाँ, थी। और अंतिम बात, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित किया है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री हर मंच से इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यह साफ संकेत देता है कि उन्होंने कोर्ट के फैसले को स्वस्थ मन से स्वीकार नहीं किया है। वो इसे व्यक्तिगत हार जीत और अहंकार पर चोट के नजरिए से देख रहे हैं। वो इसे 2 लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच स्वस्थ असहमति के तौर पर नहीं देख रहे। उनकी एक काबीना मंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाने की घोषणा भी कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े कुछ आंकड़े भी पेश किए। इन आंकड़ों की सच्चाई जानने के लिए आपको हमारी ये वाली रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। असली मसाला इस हफ्ते जड़ी बूटी व्यापारी रामदेव ने दिया। ये जो जेएनयू है ना, बहुत ही संक्रामक बीमारी है, बोले तो इन्फेक्शियस। सबको इसने आज़ादी की बीमारी लगा दी है। रामदेव भी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक आज़ादी, आज़ादी रोगों से, आज़ादी नशे से भारत को मिले, इसके लिए मैं रात दिन जीता हूँ। बाबा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगे हाथ देश को कुछ और आज़ादियां भी मिल जानी चाहिए। एक आज़ादी माफ़ी मांगने की, एक आज़ादी धड़ल्ले से झूठ बोलने की, एक आज़ादी बिना लाइसेंस के दवाइयां बेचने की। हम लेके रहेंगे आज़ादी, और जो नहीं देगा उसकी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। आप देखिए कि रामदेव का यह इंटरव्यू जब चल रहा है तब टिकर पर रामदेव की कंपनी पतंजलि के विज्ञापन दौड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी बनकर खड़े व्यक्ति को भी यह खबरिया चैनल अपने यहाँ इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? क्योंकि इनके मुंह में विज्ञापन का मोटा पैसा पतंजलि वाले भरते हैं। फिर इनके अपराधों, इनकी मानहानियों की खबर ये चैनल कैसे दिखा सकते हैं? नतीजे में नुकसान आपका यानी जनहित की पत्रकारिता का होता है। पत्रकारिता जनहित से तभी जुड़ेगी जब यह रामदेव के विज्ञापनों से आज़ाद होगी। न्यूज़ लॉन्ड्री एक कोशिश है विज्ञापन से मुक्त जनहित की पत्रकारिता का मंच बनाने की। अब तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। इस रंगमंच पर हर दिन एक नया नाटक मंचित हो रहा है। ईडी वाले भैया, तिहाड़ वाले जेलर और कोर्ट वाले कुछ वकील लोग मिलकर इन दिनों एक कैदी की पूड़ी, सब्जी, मिठाई और आम गिन रहे हैं। वो ईडी जिसके हाथ अब तक कथित शराब घोटाले का 1 रुपया भी नहीं आया है, वह भी बता रहा है कि कितना चीनी, कितना पूड़ी, कितना आलू और कितना आम अब तक केजरीवाल खा चुके हैं।
संजय सिंह का तो यह भी आरोप है कि ईडी को अपने गवाहों के सही नाम तक नहीं पता है। कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी जो अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा मानती है, वो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में किस प्रकार का खेल कर रही है। मतलब एक एक्यूज का नाम सर्वेश मिश्रा से सर्वेश गुप्ता लिख दिया, ये ईडी कर रही है। यह सब देखकर मुझे फिरतू चचा की याद आ गई। मैंने उन्हीं से जाना था कि हमारे देश की जेलों में हमेशा रामराज उतरा रहता है। फिरतू चचा पॉकेटमारी के केस में 8 साल जेल में रहे, जमानत तक की सुध नहीं रही, न चार्जशीट न कन्विक्शन। वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि जेल कहने को जेल थी, बाकी सब स्वर्ग टाइप था। सवेरे उठते ही 2 अंडे उबले और छिले हुए, साथ में 1 गिलास दूध, छाछ या फिर लस्सी, साथ में मन करे तो भीगा हुआ चना, बगल में गर्मा गर्म पूड़ी छनती रहती थी। तर आलू की सब्जी के साथ कैदी छकते थे। सबको गर्मा गर्म मिलता था, ठंडी पूड़ी की मनाही थी। इतने में पता नहीं कहां से घूमते घामते दोपहर आ जाती थी। उसे संभालना और भी मुश्किल था। पहले मुर्गा की तरकारी और तंदूरी रोटी और कभी कभी बिरयानी भी मिलती थी। रायता और सलाद साथ रहता था। फिर शाम को थोड़े से कुकीज़ के साथ चाय और कॉफ़ी सर्व की जाती थी। जेल के सिपाही मिन्नतें कर कर के हमें चाय और बिस्कुट खिलाते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे बगल वाली कोठरी में एक कैदी ने एक बार शाम की चाय से इनकार कर दिया था। तब सिपाहियों ने उसे उल्टा लटकाकर उसी चाय को उसके अमुक अंग में भर दिया था। शायद उस कैदी को पुलिस वालों का प्यार और चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसके बाद उसने कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया। दौड़ दौड़ कर चीज़ें उठाता और खाता था। फिर रात हो जाती है। रात के तो कहने ही क्या, फुल पार्टी होती। भांति भांति के व्यंजन बुफे पर सजा दिए जाते थे, जिसका जो मन करे वो खाए। कैदी ठहरे लीचड़ कैदी, आधा खाते आधा फेंकते। पर क्या मजाल कि कभी किसी जेल वाले ने इस पर शिकायत की हो। इसी तरह प्यार से जीवन चल रहा था जेल में। तो बाहर क्या करने के लिए आता और क्यों जमानत लेता? बाहर आने का मतलब 2 जून की रोटी के लिए हाड़ तोड़ मेहनत। बेवजह लोग जेलों को इतना बदनाम करते हैं। फिर तू चचा की यादों से बाहर निकला तो दिल्ली की जनता मिल गई। कहने लगी, यार आम आदमी पार्टी वाला आम नहीं खाएगा तो क्या मशरूम खाएगा? लेकिन केजरीवाल की खबर ने खबरिया चैनलों में कोहराम मचा दिया। आमतौर पर खुलेआम दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर और केजरीवाल के चयन को मुफ्तखोरी का चुनाव बताने वाले तिहाड़ शिरोमणि ने उन्हें बड़े ही आत्मीय और मित्रवत सलाह दी है। देखिए, राजनीति तो सब करते हैं, नेताओं के तो खून में ही राजनीति है। राजनीति करने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन राजनीति अपनी जान को खतरे में डालकर नहीं करनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल का परिवार शायद उनके दबाव में अरविंद केजरीवाल के शरीर के साथ, उनकी स्वास्थ्य के साथ, उनकी सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ इस राजनीति के चक्कर में। इस मनुहार भरी मित्रवत राय से पहले उन्होंने केजरीवाल का डाइट चार्ट भी जनता के सामने पेश किया। शायद अपना तिहाड़ का अनुभव इसमें काम आ रहा था। मानो केजरीवाल का खाना ही प्राइम टाइम की राष्ट्रीय समस्या है। केजरीवाल डबल खाना खा रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल अभी एक दिन में 1500 से ज्यादा कैलोरीज का खाना तो बहुत आसानी से खा रहे हैं। जितना उन्हें खाना चाहिए उससे डबल खा रहे हैं। उदाहरण के लिए 4 अंडों में 200 कैलोरीज होती है। मिठाई के 2 पीस भी अगर खा लिए तो कम से कम 250 कैलोरीज। एक आम भी अगर खाया तो 200 कैलोरीज से ज्यादा होगी। 5 पूरियां अगर खा ली तो लगभग यही 500 कैलोरी की होगी। एक कटोरी आलू की सब्जी में 100 कैलोरीज कम से कम, और सिर्फ 100 ग्राम ढोकले में ही 220 कैलोरीज होती हैं। आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है कि यह सिर्फ एक दिन का खाना था, जो कि नवरात्र के पहले दिन का प्रसाद था। इसके बाद वो सामान्य खाना ही खा रहे हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? केजरीवाल या फिर तेजस्वी यादव का खाना ही राष्ट्रीय समस्या है। ब्रेकिंग न्यूज। जेल में अरविंद केजरीवाल गरम गरम पूरी, आलू की सब्जी और मिठाई खाते हुए पकड़े गए। ईडी का कहना है कि जानबूझकर कर रहे हैं ये हरकत। शुगर लेवल बढ़ाकर जेल से निकलने की साजिश है। भाई, ये इतना खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज सिस्टम कब से लगा? अरे बउआ, जरा देखना क्या चल रहा है यार। अभी देखते हैं अतुल जी। केजरीवाल को पूरी सब्जी मिला, चाचा जी भी वहीं हैं।
कितना भला आदमी है, उनको पूरी सब्जी कितना पसंद है। केजरी को मिला तो हम चाचा जी को भी दिलाएंगे। अभी मिलाते हैं जेल में फोन। हेलो, तिहाड़ से बात कर रहे हैं? प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाएं। और अगर हमको दोनों में बात करना है तो क्या दबाएं? तुम्हारा गर्दन। कृपया लाइन पे बने रहे। हेलो, तिहाड़ वार्डन स्पीकिंग। अरे ये तो अंग्रेजी में बात कर रहा है, हम तो हिंदी चुने थे बे। हाँ भाई बता, ये पूछना है। अच्छा, खाने में क्या है? अरे बड़ी जेड़ है, जेड़ सुसरैड थोड़ी है। नहीं नहीं, वो हमने देखा न्यूज में, वो केजरीवाल को बड़ा शाही खाना मिल रहा है ना, तो हमारे चाचा भी वहीं हैं, वो पगला जाते हैं वो पूरी सब्जी देख के। देख वास्तरण खातर फोन करे। अरे काट दिए, फिर से मिलाते हैं। हेलो। अरे काट दिए थे सर। फिर वो आ गया फोन धरते। नहीं, 13.5 मरवा इतने। अरे नहीं सर, हमें बस इतना पता करना था कि कैदी के खाना बदलने का प्रोसेस क्या है। रे बोले आदमी, परमिशन चाहिए है, परमिशन पहला लागे मेडिकल अफसर की, फिर लागे इंस्पेक्टर जनरल की, और फिर बताना पड़ा कारण, और वो भी कोर्ट से, समझा? हलवा को नहीं न्यू कप देनी खा जाएगा। और सर वो हलवा से याद आया, वो मिठाई कैसे देते हैं? भाई समझ रखा है। अरे फोन धरते। अरे 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 सर, गाली काहे दे रहे हैं सर? तो क्या है ना, हमारे मामा का लड़का भी उधर ही है, तो बंगाल से है, तो उसे मिठाई का बहुत शौक है। अरे तेरा खानदान से बिच्छू गैंग है, ये दिक्कत है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर जी? फिर ये जैन साहब कहाँ से मंगाते थे खाना? स्विगी से या जोमेटो से? तू नहीं बताया, तने बकवास करने खातर फोन करे आगे। अरे फिर काट दिया। उन्हें ब्लड शुगर के स्तर की निगरानी के लिए आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति भी मिलेगी। केजरीवाल को घर का बना खाना भी दिया जाएगा, क्योंकि वो विशेष आहार पर हैं। तुमसे बोला था खबर पता करने के लिए, और तुम अपने चचा की सेटिंग में लग गए। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, तो खोल दी हैं। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट से है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ। इस दौरान पिछले 1 साल से अशांत चल रहे मणिपुर के घाटी के इलाकों में बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग, गोलीबारी, हिंसा, ईवीएम मशीनों में तोड़फोड़ और पोलिंग एजेंटों पर हमले की वारदातें देखने को मिली। I'm standing next to a burnt EVM, a burnt electronic voting machine in Moirang Kempu Sajib polling station in Imphal. Here, angry voters claim that there were people who were engaging in booth capturing and intimidation. A person even got shot here. We have footage of the bullet casings. ngasi ayuki pung mapal adwaida pingaida thokpa thodone Moirang district Bisempur gi oina thamna pokpi। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।